हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 23 साल है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियाँ मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी कहानी की आवाज़ सुनकर मेरा भाई मयंक बंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे ऊपर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिमा भी अभी छुट्टी पर है। मुझे से नहीं होते यह घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उससे भी सुकून मिल जाएगा। कान की बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम रात का खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को इतना ख्याल रखते हैं। उसे देख ढेर सारे आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड में रखा और लेटकर कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठकर और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था। दर्द भी कम होने लगी थी। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख माँ की आवाज़ पर खुली। माँ मैं हड़बड़ाकर आंखें खुली तो मेरा सिर पूरी तरह से घूम रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात है कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ रह गए थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर तब तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे देखकर मयंक खाना मेरे प्लेट में डालने लगा और फिर माँ से कहने लगा कि माँ, अनीता पर बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर मोना नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो तो इसकी रंग। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी माँ और पापा दोनों ही नौकरी करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई है कि खर्च भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मेरी माँ भी उसी कंपनी में नौकरी करती थी जहाँ पापा करते थे। सीएम कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियाँ थी, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की कि पिछले कुछ दिनों से मयंक मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो अगर आकर मेरी हेल्प करने लगता है। मैं थक जाती तो मेरे पैर दबा देता। मैं उसे मना करती मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती हूँ। मगर एक रात जो हुआ उसे मेरे होश उड़ गए थे। क्या सीएम कभी ऐसा भी कर सकता है? अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मैं एहतियात था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलट गई। मेरी एक बार फिर मुझे किसी की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन करती दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।
जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त मयंक भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आने लगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह बहुत जिद करने लगा। मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसे तकिया उठाकर सोफे पर रख दिया और वहीं पर बैठकर देखता रहा। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहा हो। बहुत देर तक उसने देखता रहा। उसे मेरे बालों को सहला रहा था, मेरे चेहरे पर उंगली फेर रहा था और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था। लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो वह बहुत हैरान की बात है, अपने जिस्म को दुपट्टे से ढका रखा था। मेरी कमीज बेहतरीन हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह से आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। जाने क्या वजह थी? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए तो क्यों ना कुछ करके सारे काम निपटा कर। जब मैं बैठी तो मयंक तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनीता दीदी, आप अपने बालों को खोल कर लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर दे। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। जो अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं और खुद की मेरे बालों से कलेजा उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्यों नहीं समझती हो? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। बाल नीचे लटक रहे थे पर बैठकर बालों की मसाज करने लगा। 2 साल छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही ख़ास तेल है। हाँ, सबके लिए आपके जितने हसीन बाल हैं ना, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मैं हर हाल मसाज के दौरान में ही नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा कमर दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे कमर में दर्द सराय कर रहा था। धीरे धीरे कर बैठी और एहसास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और मैं कि यह सब क्या हो रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम में गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई मगर तब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति वह बैठक से निकला। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बाल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर
कहने लगा कि मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपने पैंट के जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों का सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नज़र झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं बाजू में थी कि उसने यह पैसे पापा से क्यों नहीं दी। मैंने पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, यह पैसे तो पापा के एक मित्र ने कई साल पुराने घर रुपये में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही आईफोन लूँगा, लेकिन उसने पैसे मुझे काम आती है। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और आईफोन लेने की बात कर रहे हो। शर्मिंदा था। 11 बज रहे थे, पर पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उतरा तो उसने कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन रसोई में काम कर रही थी जब मयंक अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं देख के हैरान हो गई, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लॉन्ज में ले आया। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा किया और मयंक को समझाने लगी, क्या तरीका है, तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी लोगों को घर से लाए हो। कहने लगा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो। मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, खाना बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला न, पर उसने भी खुद की आओगी। मुझे मयंक का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर ऐसे कैसे मेरे खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। इसकी उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूम रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं मयंक पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे घर में नज़र न आए। मगर वह तो अगले मेरे गाल पकड़कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है, वो नहीं आएंगे दो, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैं हर हाल में ने अपने हमें हिला दिया और कमरे में मुझे ज्ञान की बातें कुछ मुश्किल से लगने लगी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ में सोचते हुए मैं अपने वक्त आंखें खोली। मयंक मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ, जैसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। यार मैं भी थक चुकी हूँ। आंखें बंद करके और सोने लगी। मयंक के हाथों के मसाज से नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सारा पूरा चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेहतरी हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मिनट परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकती। तब इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा खिलाता हो। मुझे पास में फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, मगर कौन बोल रहा था कि मैं तो बस मयंक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ शर्ट और पड़े थे, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ नहीं पाती। घर में मेरे और मयंक के अलावा और कोई नहीं था। मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरी हालत देखकर मैं भी परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। मैं बार बार पूछ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह
अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही के पास जहाँ अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता है। मयंक मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा साथ थी मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि माँ की पहली शादी की औलाद। इस तरह की बातें पूरी गलत सोचने में मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। यह मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन अस्पताल में गई और ऑपरेशन सेंटर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी, मैं सब कुछ नहीं पता था, किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था। मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे और मयंक फिर मेरे पास आया, मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सोए, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघते ही बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब होश आया तो माँ बाप के घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कैमरे के अपने आवाज़ दोस्तों को लाता था, मेरे साथ पूरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद मयंक को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर मयंक का गिरबान पकड़ा और थप्पड़ की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से में मेरे हाथ पकड़ के, होश में हो क्या, पागल हो गई, क्यों मार रही हो इसे। मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी। जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर वापस पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें मयंक को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। मैंने मुझसे गुस्से में कहा, मैं इसे अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह सब कदम उठाया। अपनी बहन की जिसे फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे ही खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा ना चाहकर ऑपरेशन करा दिया, मगर मयंक ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। भाई वही होता है जो शादी वाले दिन से वो किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान पर हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वह किसी न किसी कीमती हवा की इज्जत को नीलाम करे। अपने तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश है करूँगी, हमेशा अपनी बेटी को साथ पर्दे में रखें। धन्यवाद।